ताल ठोक के सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ओवैसी से डर गई दीदी? क्या बंगाल में असद ओवैसी की एंट्री से डर गई ममता बनर्जी? दरअसल यह सवाल इसलिए ममता बनर्जी के एक बयान से खड़ा हुआ। ममता बनर्जी को अपना वोट बैंक खोने का डर दिखाई दे रहा है इस बयान में। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी मुस्लिम वोटों को विभाजित करने के लिए हैदराबाद की एक पार्टी को पैसे देकर बंगाल बुला रही है ताकि मुस्लिम वोट बट जाएं और बीजेपी की जीत आसान हो जाए और मुस्लिम वोट हैदराबाद की एक पार्टी को चले जाए। ममता बनर्जी को डर है कि मुस्लिम वोट चले जाएंगे। ये समझिए पहली बार है जब ममता बनर्जी का हार का डर इस तरह खुलकर सामने आया कि मुस्लिम वोट उनके हाथ से चले जाएंगे। वो तो उनकी बपौती है। मुस्लिम वोट तो ममता बनर्जी मतलब मुसलमान तो ममता बनर्जी की जागीर है ना शायद। तो क्या वाकई ओवैसी बंगाल में ममता की पतंग काटने वाले हैं? क्या ओवैसी के उदय से पश्चिम बंगाल में वाकई जैसा ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी का भाग्योदय होगा? क्या ओवैसी बीजेपी की मदद करेंगे? क्या ओवैसी ममता की पतंग काटेंगे? यह भी जानेंगे कि बंगाल का चुनाव जो अभी तक हिंसा के लिए जाना जाता है इस बार बदजुबानी के लिए भी जाना जाएगा क्या? क्योंकि चोर से लेकर डकैत से लेकर वो तमाम चीजें जो है डकैतों की महारानी, चोर डकैत सब कुछ हो गया, तो फिर यह बदजुबानी आखिर कहां तक? ताल ठोके की शुरुआत करें। एक बड़ी खबर भी है वैसे आपको बता दें, डिबेट शुरू करने से पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी का इस्तीफा हो गया टीएमसी से। ये बहुत बड़ी खबर है बंगाल के लिहाज से, ये बहुत बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप ये इस खबर को इस तरीके से समझिए कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है बंगाल के चुनावों में, ये गेम चेंजर हो सकता है बंगाल के चुनावों में। ये बीजेपी में जिस तरह चाणक्य अमित शाह कहे जाते हैं उसी तरह से टीएमसी के चाणक्य शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के सारथी, ममता बनर्जी के राइट हैंड, ममता बनर्जी के चाणक्य, टीएमसी के चाणक्य, टीएमसी के बड़े नेता, बंगाल में दीदी की वापसी कराने वाले अगर कोई एक शख्स है जिसका नाम लिया जाता है, सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन के दौरान 2011 में ममता की वापसी हुई थी, तो इन्हीं शख्स की वजह से अब दिलीप घोष कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ सकते हैं। ये दिलीप घोष कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। ये बहुत बड़ी खबर है बंगाल चुनावों के लिहाज से, टर्निंग पॉइंट समझिए, गेम चेंजर समझिए। ये बीजेपी अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं जैसा दिलीप घोष दावा कर रहे हैं तो 50 से ज्यादा सीटों पर असर है। इसलिए ओवैसी साहब कह भी रहे थे कि अपना घर संभालो दीदी, हम पर क्यों निशाना साध रही है ममता बनर्जी? अपना घर संभालो, मदद तो आप कर रही हैं, आपके नेता एक एक करके छोड़ रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुन लेते हैं एक बार दिलीप घोष को, फिर डिबेट शुरू करेंगे। होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़ करके दूसरे पार्टी छोड़ करके बीजेपी में आ रहे हैं और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं है लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल का विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में, क्या है इससे अपडेट? बाजार में ऐसा ही खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है। हम इंतजार कर रहे हैं क्या करेंगे। अब ये दिलीप घोष हैं, ये पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, कुछ कह रहे हैं तो सोच समझ कर कह रहे हैं कि बीजेपी में आ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। हम इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनको आप देख पा रहे हैं। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वागत है गौरव भाटिया। स्वागत है वारिस पठान। तौसीफ अहमद खान इस वक्त मेरे साथ टीएमसी समर्थक हैं, वो मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आज वारिस पठान आपसे कर रहा हूं, कितने में बिके हैं भाई? ममता बनर्जी कह रही है कि आपको खरीदा है, आप पर करोड़ों रुपए लौटा रही है, मतलब लुटा रही है बीजेपी, कितने में बिके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को खरीद सके। और ये ममता दी ने जो कहा, सबसे पहले तो मैं इनकी बात का, ये बेतुकी जो बात है उसका बहुत खंडन करता हूं कि एक सीएम को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये साफ साफ दिखा रहा है ये भौकलाहट कितनी है ममता दी में। अभी तो हम आए हैं वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, उनको इतनी भौकलाहट हो गई है। बात नंबर 2, क्या मुसलमान के वोट इनकी जागीर है क्या? हमारे पास इंपेरिकल डाटा है जो बताता है कि इतने बरस ममता दी ने वहाँ पर राज किया तो आज उनकी हालत क्या है। और हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं अमन जी,
चुनाव लड़ने का अधिकार जितना टीएमसी को है उतना ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को है, तो क्यों हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? और इस तरह की बात करके ममता दी क्या साबित करना चाहती है? हम पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़े, क्यों इनके 18 एमपी हार गए? आज आप देखिए टीएमसी के कितने वरिष्ठ नेता छोड़ के जा रहे हैं भाजपा के अंदर, तो क्या इसके जिम्मेदार हम हैं? अरे हम तो हर जगह लड़ेंगे। और इस तरह से बात करना, ये बिहार की जनता का भी इन्होंने अपमान किया है। जिस जनता ने हम पे भरोसा रखकर वोट दिया, उस जनता का ममता दी ने अपमान किया, उसको माफी मांगनी चाहिए देश के सामने कि आप करप्शन का चार्ज लगाते हो, एलिगेशन, आपके पास एविडेंस क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बौखलाहट आप अपने तक रखिए ना, बौखलाहट को सीमित रखिए, अपने घर में अपनी बौखलाहट, अपना गुस्सा निकालिए, बाहर आके क्यों करने का सब? तो मैं खंडन करता हूं ममता दी की इस बात का, पुरजोर तरीके से खंडन करता हूं। उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए, और अब तो चुनाव है ना, चुनाव में देख लेंगे। अच्छा वारिस भाई, एक सवाल पूछता हूं आपसे, मेरे ख्याल से उस सवाल के पीछे ममता बनर्जी का दर्द है। डेमोक्रेसी ने सबको अधिकार दिया है, एक सवाल पूछता हूं वारिस पठान, एक सवाल पूछता हूं, वो सवाल में ही ये दर्द ममता बनर्जी का दर्द आपको समझ में आएगा कि आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को? सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके चुनाव लड़ने से नुकसान किसको, टीएमसी को या बीजेपी को? देखिए साहब, हमारी लड़ाई तो दोनों से है। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ टीएमसी है, एक तरफ हम लोग हैं। आपने बिहार में भी देखा इसी तरह की वहां पे उटपटांग बातें हुई थी। क्या हो गया? वोट कटवा बोलते थे, किसने किसके वोट काट कर दिया, ये तो डेटा है सबके सामने। ममता दीदी आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको? किसी का वोट काटा नहीं, हम तो ममता को या बीजेपी जगह पे कामयाब हुए। बहुत सरल सवाल है, आपके चुनाव लड़ने से ज्यादा नुकसान किसको, ममता को या बीजेपी को? बहुत सरल सवाल है अमन जी। बंगाल का वोटर बड़ा समझदार और सुलझा हुआ वोटर है। वो जानता है कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए, कौन जलेबी क्यों बना रहे हैं? बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। काम करता है। और क्यों आज जलेबी बना बंगाल की हालत है, आप हम पूरा देश देख रहा है। वारिस भाई क्यों जलेबी बना रहे हैं? इतना मुश्किल सवाल थोड़ी ना है। पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहनकर ममता दीदी के पैर चूम रहा है, क्यों जलेबी बना रहे हैं? सवाल क्या है? वोटर तो वोटर है। आपके चुनाव लड़ने से नुकसान ममता को है ना, एक ऑप्शन है ना, आज लोगों उनके वोट काटेंगे ना। बीजेपी को फायदा बिहार में भी पहुंचाया। जी, अरे इतने कोई फायदा नहीं पहुंचा। आप डेटा देख लीजिए अमन जी, कहां पे फायदा पहुंचा, किसको फायदा पहुंचा, किसको नुकसान पहुंचा। हम तो हमारे कैंडिडेट लड़े ना, हमारे कैंडिडेट 5 जीत कर आए, मार्जिन के साथ जीत कर आए। अब इनमें ताकत नहीं है अगर बीजेपी को हराने की, तो ये इनका ठेला हमारे सर पे थोपेंगे। गौरव, आपके पास आऊं से पहले तौसीफ, एक रिएक्शन आपका। जनता तो देख रही है ना। तौसीफ, आपके पास आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है, क्या है? आपसे अपना घर संभल नहीं रहा है। मदद आप कर रहे हैं या इनडायरेक्टली आपके नेता शुभेंदु अधिकारी, अब छोड़ दिया उन्होंने, अपना घर संभल नहीं रहा है, ओवैसी साहब को टारगेट कर रहे हैं। और वारिस पठान कह रहे हैं आप लोगों की बौखलाहट है ये। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि एमआईएम का प्रेजेंस कुछ नहीं है बंगाल में। ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से यहाँ पे उनके वर्कर हो, उनका पार्टी ऑफिस हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। और जो कुछ लोग थे जो कहते थे कि जो एमआईएम के लोग हैं, उन लोगों ने तो 2 हफ्ते पहले जाकर के तृणमूल भवन में तृणमूल पार्टी में शामिल हो गए। करीब 10-12 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शामिल हो गए, और वो लोग कह रहे थे कि हमने असद साहब से कहा है कि आप बंगाल को ना आए, बंगाल में आने से नुकसान होगा, यहाँ पे हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। तो ये देखिए, एक असद साहब एक अपना डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें बंगाल में आना है या नहीं आना, लेकिन उनका डिसीजन तो उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे चुनाव जीतने का क्या संभावना है। क्या आप जीत सकते हैं या क्या सिर्फ आप वोट काटेंगे? ये इस चीज को उनको सोचना चाहिए कि हाँ, आप सिर्फ वोट काटेंगे या क्या सच में आप जीत सकते हैं। और इसके लिए आप इतने कॉन्फिडेंस से जब कहते हैं, सवाल है तौसीफ भाई, जब आप इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि असद साहब वोट काटने आ रहे हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस, मतलब कॉपीराइट है क्या मुस्लिम वोटों पर आप लोगों का? मतलब मैं सीधे से पूछूं, क्या मुसलमान ममता बनर्जी की जागीर हैं क्या? मतलब आप लोगों का कॉपीराइट है क्या मुस्लिम वोटर पर? देखिए, डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, लोकतंत्र में कोई वोट किसी की जागीर नहीं होता। यही जनता है जिसने कांग्रेस को लाया था, फिर कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आए। तो फिर वो वोट कटुआ, वो कह देंगे आप वोट कटुआ। यही जनता है जिसने सीपीएम को बंगाल से उखाड़ फेंका और ममता जी को लेकर के चले आए। ठीक, तो कोई किसी की जागीर नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि पार्टी की संगठन क्या मजबूत है।
आज तो शुभेंदु अधिकारी को भी ऑफर दे दिया कांग्रेस वालों ने कि आप मेरा कांग्रेस ज्वाइन कर लियो। उनका स्टेटमेंट है कि भाई कांग्रेस जो है मजबूत ही नहीं है बंगाल में, तो हम कांग्रेस को क्यों ज्वाइन करें। उनका स्टेटमेंट है ये पूरा बाज़ाब्ता रिपोर्ट है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी के आपके संगठन है, लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया कि 2 हफ्ता पहले ही लोग तृणमूल को ज्वाइन कर गए जो कहते थे कि वो एमआईएम करते हैं। तो इन हालात में क्या फैसला लेना, बिल्कुल वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं क्योंकि उनको पूरा छूट है, ये वैसे डेमोक्रेसी है। वो खुद ही लेंगे, ममता से पूछ के थोड़ी ना लेंगे। लेकिन ममता बनर्जी डर क्यों रही हैं? वो क्यों रैली में कह रही हैं कि मुस्लिम वोट जो है हैदराबाद की पार्टी को चले जाएंगे? वो डर तो रही है ना दीदी। ये डर किस चीज का है? दीदी क्यों डर गई? हैशटैग भी है दीदी डर गई। दीदी क्यों डर गई? गौरव भाटिया, दीदी क्यों डर गई? दीदी डर गई नहीं, ये डर नहीं। गौरव भाटिया बोलेंगे एक एक करके। गौरव भाटिया, उसके बाद संगीत रागी। और कितने में खरीदा? कितने रुपए खर्चे? आज आपका जो शीर्षक है ओवैसी से डर गई दीदी, तो पश्चिम बंगाल में तो डर का माहौल है, ये बात सही है, लेकिन ये नहीं पता था कि दीदी डर जाएंगी। और बहुत समय बाद हमारे साथी वारिस पठान आए हैं, तो ओवैसी जी ने कहा था कि हमें तो राजनीति की लैला बना दिया। वारिस भैया 10 महीने से कहां लैला बन के घूम रहे थे? वो गणपति बप्पा मौर्य बोला, 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे बोला, उसके बाद तो नदारत हो गए, लेकिन कम से कम वापस आए, अच्छा लगा, मुस्कान है चेहरे पे। देखिए असलियत क्या है मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी जो है ना, ये और ओवैसी की पार्टी ये खेल रही है कौन बड़ा मुसलमान, मुसलमान 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 मुसलमान। अरे भैया लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू सिख ईसाई जैन पारसी बुद्धिस्ट भी हैं। और अमन जी एक बार जरा सोचिए, मैं अभी दोनों के जो वक्तव्य है वो पढ़ूंगा, लेकिन अगर इस देश का हिंदू सिख ईसाई सब एक हो जाएं और ऐसे ही बातें करने लगे, हिंदू भाई सब एक हो जाओ, तो इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता अच्छी बात है, और ओवैसी जी ज्ञान देते हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी का तो ऐसा लगता है कि उनको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कार पे हमला हुआ, इन्होंने कहा नौटंकी। आज हम भी कहते हैं कौन बड़ा नौटंकीबाज है, ओवैसी या ममता बनर्जी? सिर्फ एक धर्म विशेष की बात करेंगे, ऐसा लगता है लोकतंत्र वहीं खत्म हो जाता है।